Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. ओके ओके सो पिछले क्लास में हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है ये हमने जाना। ठीक है। सो और एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक मटेरियल में, वो देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम व्हीलरी इफेक्ट कहते हैं। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हीलरी इफेक्ट। वैसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में हमने क्या देखा कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, मतलब फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसका जो शेप या तो फिर उसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन और शेप में एक चेंजेस दिखने को मिलता है ना, चेंजेस दिखने को मिलता है। सो इसका प्रैक्टिकल ये इफेक्ट कहाँ पर होता है, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि ट्रांसफार्मर में एक हमिंग नॉइज आता है ना। दूर से सुनोगे तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर पास से सुनोगे तो ट्रांसफार्मर में एक क्या होता है, एक हमिंग नॉइज आता है ना, हमिंग नॉइज आता है। तो ये हमिंग नॉइज क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो देखोगे एक वहां से एक आवाज आता है, एक हमिंग आवाज आता है। ठीक है, जिसको हम भी कहते हैं हम। किसके वजह से होता है, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के वजह से ही होता है। क्योंकि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के वजह से क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में मटेरियल के ऊपर जो कोर होता है, कोर के ऊपर वो फील्ड लगने से क्या होता है, उसका डायमेंशन में थोड़ा और शेप में थोड़ा चेंज होता है। कभी वो कॉन्स्ट्रैक्ट होता है, कभी एक्सपांड होता है, कभी कॉन्स्ट्रैक्ट होता है, कभी एक्सपांड होता है। इसके वजह से ये हमिंग नॉइज आता है। सो ये ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन भी है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो हम होता है ट्रांसफार्मर में, जो हम होता है या फिर हमिंग नॉइज आता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से ये हमिंग नॉइज वहां पर प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर और एक बात हम कह देते हैं कि ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है, ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ये बेसिकली इसका टू टाइप्स होता है। एक तो पॉजिटिव, एक क्या होता है, नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सो पॉजिटिव कब बोलेंगे कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो इफेक्ट है पॉजिटिव है, जब भी हम फील्ड को, मान लो कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर इसका जो इसके अंदर अगर जो एटम या मॉलिक्यूल होता है वो एक्सपांड करता है, ठीक है, एक्सपांड मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, इस फील्ड को अप्लाई करने से फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से इसका जो शेप या साइज या डायमेंशन होता है उसमें चेंजेस आता है। तो ये चेंजेस अगर एक्सपांड होगा, ठीक है, एक्सपांड होगा, सो उस इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एक्सपांड जब होगा। अगर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपने अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक दूसरे को खींचेगा, तब हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट जब होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये दो बात याद रखना। एक को हम पॉजिटिव बोलेंगे जब एक्सपांड होगा, तब बोलेंगे पॉजिटिव, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा,
जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हम क्या क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर ये जो होता है, जैसे पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने देखा कि मटेरियल के लिए क्या होता है, जब भी हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो डायमेंशन में चेंजेस आता है। और अगर डायमेंशन मतलब मटेरियल के ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वहां पर पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी इसका उल्टा केस भी होता है। ठीक है, इसका उल्टा केस भी होता है, मतलब जब हम मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसका शेप या डायमेंशन चेंज हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। लेकिन इसका उल्टा केस भी होता है। उल्टा केस भी होता है, क्या होता है, जब भी मटेरियल के ऊपर हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के ऊपर अगर हम मैकेनिकली इसको के ऊपर अगर फोर्स को अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर इसका जो परमिएबिलिटी या फिर ससेप्टिबिलिटी है उसका वैल्यू चेंज होगा। जब चेंज होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, सो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को हम व्हीलरी इफेक्ट कहते हैं, मतलब ठीक इसका उल्टा केस। ठीक है, सो व्हीलरी इफेक्ट हम किसे कहेंगे, व्हीलरी इफेक्ट। तो व्हीलरी इफेक्ट क्या है, व्हीलरी इफेक्ट क्या है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चेंज ऑफ बाय of a material when subjected to a mechanical stress. Change of Km, that means magnetic susceptibility of a material when subjected to a mechanical stress. तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम व्हीलरी इफेक्ट। ठीक है, सो यही इफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आता है। सो यहाँ तक हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे नए चैप्टर को, आज हम डिस्कस करें। आज हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर क्या है, डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल वैसे ही क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है या तो फिर इंसुलेटर होता है। ठीक है जी, इतना सारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमें दिखेगा, सब क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। और ये मटेरियल क्या करता है, ये मटेरियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर करता है, या तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस्ड करता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है एंड ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो वो मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसका डेफिनेशन होगा डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या 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 होता है, एयर होता है, माइका होता है, रबर होता है, सारे के सारे पेपर होते हैं, सारे के सारे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
एंड ये सारे मटेरियल क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये मटेरियल क्या करता है, ये मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है और क्या करता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा या प्रोड्यूस्ड होगा जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। वो कैसे काम करते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी ये जान लो कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है और या तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फिर इंड्यूस्ड करता है, ठीक है। सो डाइइलेक्ट्रिक आर insulating materials. Dielectric are insulating materials which transmit electric effect without actual conducting electricity. सो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ से क्या दिख रहा है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता या तो फिर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन नहीं होता डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि ये तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बात याद रखना। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसका प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। सो इसका जो पहला पॉइंट क्या है, इसका जो एनर्जी गैप होता है, इसका एनर्जी गैप का साइज कितना होगा, वो बैंड थ्योरी वाला चैप्टर को याद करो, सो ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एनर्जी गैप होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी लार्ज, है ना, क्योंकि ये मटेरियल तो इंसुलेटिंग मटेरियल है और हम जानते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी बैंड रहता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एनर्जी गैप in the dielectric materials is very large, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, वेरी लार्ज। क्यों वेरी लार्ज है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो हम जानते हैं कि वैलेंस बैंड जो होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड में रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance is क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ये तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है,
और हम जानते हैं कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ घटता है। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। घटेगा मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज्यादा होगा, है ना। सो टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस घट रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव एंड इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज हाई, ओके, ठीक है। एक इंसुलेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है हाई ही होता है, ठीक है। इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव, फोर्थ पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हाई रेजिस्टिविटी। ये तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? वो भी हाई होता है। सो द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैव हाई रेजिस्टिविटी, ओके, हाई रेजिस्टिविटी। ये जो मटेरियल है इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? इसका जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो बॉन्डिंग है या फिर अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे कि हमने इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए देखा, ठीक है। सो द, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग ही तो होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग ही तो होगा, क्योंकि इसका एनर्जी गैप जो है वो लार्ज होता है, ठीक है। लार्ज होने का मतलब क्या है? इसका जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एंड इसका जो न्यूक्लियस है इसके बीच जो अट्रैक्शन है या फिर बॉन्डिंग है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज लो, वेरी लो। वेरी लो ही तो होगा क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है, ठीक है। सो इसका कंडक्टिविटी लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि इसका जो कंडक्शन बैंड है, एकदम बाहर वाला जो बैंड होता है जो करंट को कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बैंड तो यहाँ पर खाली रहता है। और इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट खाली रहता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है, कंडक्शन कम मतलब कंडक्टिविटी कम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का वो क्या होगा? लो होगा। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज वेरी लो, इज वेरी लो, ठीक है। as is very low as there are no free electrons, okay, no free electrons to carry current, ठीक है। इसलिए इसका जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में नो फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर है, इसलिए इसका जो करंट कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो वेरी लो होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा
एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है सेम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये 6 पॉइंट है, इस पॉइंट को तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक टर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या? देखो, इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ओके, फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जिसको हम कूलम पर जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं, ठीक है ना। सो मतलब फोर्स पर चार्ज, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ अपॉन क्यू, यही तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होता है, हम जानते हैं। सो जिसको हम न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक वैल्यू होता है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो मटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो भी बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, जिस वैल्यू को ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सहन कर पाएगा या सहन सकेगा। उसके ऊपर अगर मटेरियल का फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, उस वैल्यू के ऊपर और फील्ड इंटेंसिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को अप्लाई किए तो क्या होगा, वो मटेरियल ब्रेक डाउन कर जाएगा। सो उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि द मैक्सिमम value of electric field intensity, electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electrical breakdown, without its electrical breakdown, okay, breakdown. Electrical breakdown, the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electrical breakdown. लेकिन इस वैल्यू के ऊपर अगर फील्ड इंटेंसिटी चला जाएगा तो ये मटेरियल ब्रेकडाउन कर जाएगा। सो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इट्स नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ओके, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। सो इसका जो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऊपर वी ब्रेकडाउन,
डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। दैट मीन्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन केवी पर मिलीमीटर, ठीक है, केवी पर मिलीमीटर। पर मिलीमीटर में कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कुछ कुछ फैक्टर सर होता है। डी का मतलब क्या डी का मतलब ठीक है, मैं मतलब वो जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो जो पर मिलीमीटर में, जैसे कि तुमने देखा ना कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे कि एयर होता है, माइका होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सो पर मिलीमीटर, ठीक है, इस डिस्टेंस में जो केवी जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वही हमारा क्या होता है, वही हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो वही डी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो इसके इसके ऊपर जो फैक्टर काम करता है, ठीक है, कौन सा फैक्टर काम करता है। जैसे कि देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कौन सा फैक्टर काम करता है यहाँ पर। पहला पहला हम देख लेते हैं, पहला क्या है, पहला क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा अगर वो जो स्पेसिमेन है उसका थिकनेस डिक्रीज करेगा। ये डी का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो ई क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। हम जानते हैं कैपेसिटर के लिए भी हमने देखा कि उसका जो थिकनेस होता है, स्पेसिमेन का जो थिकनेस होता है, वो थिकनेस अगर इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी जो है ये डिक्रीज करेगा। डी का वैल्यू इंक्रीज मतलब ई का वैल्यू डिक्रीज, और डी डिक्रीज करेगा तो ई इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक strength decreases with the increase in the thickness, okay, thickness of the specimen, ठीक है। सो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर ये जो डिस्टेंस है ये अगर डिक्रीज करेगा तो हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज इंक्रीज करेगा तो फील्ड इंटेंसिटी जो है ये डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ये आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नहीं नहीं, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये डिक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैंने उल्टा कह दिया, it decreases with the increase in frequency, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये डिक्रीज करेगा, मतलब इसका जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, द स्ट्रेंथ
डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। घटेगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या तो फिर इंसुलेटिंग मटेरियल हम जानते ही हैं, उसको टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल रबर होता है, रबर रबर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल क्या होगा, वो मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ decreases with the increase in operating temperature. The strength decreases with the increase in operating temperature. Operating temperature increase करेगा तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। एंड फाइनल और एक फैक्टर काम करता है, कौन सा फैक्टर है, ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी। सो ये जो मटेरियल है ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इसका ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट डिक्रीजेस with increase in humidity. ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी क्या होता है ये तो हम जानते ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर, ये चारों के चारों जो फैक्टर है, ये फैक्टर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्या हो गया, थिकनेस। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एंड चौथा क्या है, इसका ह्यूमिडिटी। इन चारों के ऊपर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात को याद रखना। अब हम देखते हैं कि कुछ टर्म को हमें जानना होगा, जैसे कि हमने मैग्नेटिक मटेरियल में डिस्कस किए थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने देखा था ना कि वो क्या होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा दो साइड पे दो क्या है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का जो पोल, मतलब एक नॉर्थ ले लो एक साउथ ले लो, दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का पोल अगर उसके बीच कुछ डिस्टेंस से वो पोल सेपरेट रहेगा तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, उस अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। दो साइड क्या है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, बीच में एक डिस्टेंस है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही तो हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किस और मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ऐसा ही एक अरेंजमेंट है, ऐसा ही एक अरेंजमेंट है जहां पर क्या होता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्जेस सेपरेट रहता है बाय सम डिस्टेंस। अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मान लो, दो इक्वल, लेकिन उसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल में भी हमने देखा कि उसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल है,
ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जो चार्ज है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, लेकिन उसका जो नेचर है वो ऑपोजिट नेचर का रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर अभी 1 मिनट टाइम बचा है, अगर कट जाएगा तो ठीक 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना। सो ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है, इसके बीच अगर सेपरेशन रहेगा तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको